जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। सो फाइनली कुछ कंटेंट आपका जीके का। इंग्लिश की बहुत बात हो गई और इंग्लिश का डेफिनेटली आपका जो सीरीज़ चल रही है वो आती रहेगी चैनल पे, कंटिन्यू रहेगी। और वोकैब की जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रहेगी, आती रहेगी। लेकिन अब कुछ बात करते हैं जीके की। जीके की सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे हम एक स्ट्रेटजी से कि आपका जो 12 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप कैसे अच्छे से परफॉर्म करो, आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। और यार मैं जो बात करूँगा ना, वो मैं केवल एग्ज़ाम क्लियर करने की बात नहीं करूँगा, मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा दूसरे तरीके से। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँगा साथ में, वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता है कि 12 अप्रैल को आपका है एग्ज़ाम, ठीक है? 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है। उसके बाद भी देखो आपका 13 सितंबर को सेकंड वाला सीडीएस है, ठीक है? सेकंड वाला सीडीएस है। अब ये कोई डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, रियलिटी है, ठीक है? इसको एक्सेप्ट करो। जो भी 12 अप्रैल को एग्ज़ाम देंगे, क्लियर होता है नहीं होता है डजेंट मैटर, लेकिन 13 सितंबर को वो सारे जाके अपियर करेंगे, ठीक है? अनटिल और अनलेस आपका ये 12 अप्रैल वाला लास्ट अटेम्प्ट हो, है ना? तो ये तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, रीज़न है उसके पीछे। क्या होता है देखो, जिनका नहीं क्लियर हुआ वो तो भाई तैयारी में लग जाएंगे, वो तो देंगे एग्जाम, है ना? जिनका क्लियर हो गया मान लिया, उसके बाद भी आपको पता है कि एसएसबी इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ भी मैं डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आपको। क्यों, रीज़न है क्योंकि आपका एसएसबी काफ़ी लेट होगा कुछ लोगों का। हम्म। और आपको पता है कि ओटीए वालों का तो बहुत लेट होता है और जनता ज़्यादातर ओटीए में ही है। तो ओटीए वालों का तो बहुत लेट में होता है। फिर आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो भाई ऐसा मत करो कि आप बस एग्ज़ाम क्लियर कर लो खींच खांच के और उसके बाद क्या करो, आप एसएसबी की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा, 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है? अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप लग जाओगे एसएसबी की तैयारी में। कुछ लोग होंगे जो कहीं पर कोई कोर्स परचेज करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, 15-20 दिन का प्रोग्राम होगा, फिर वो लोग कुछ बताएंगे और वो उनके ग्रुप्स बन जाएंगे। वो मतलब अपना जो आधे से ज़्यादा टाइम होता है ना, वो एसएसबी को ही डेडिकेट कर देते हैं। और एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट भी बन जाता है कि मेरा एग्ज़ाम तो भाई क्लियर हो गया है ना। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो फिर अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब तक नया झटका ना लगे। तो ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप 12 अप्रैल का तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो। उसके बाद जो भी टाइम बचता है, आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो, जो भी करते हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि सेकंड वाले में आपको ज़्यादातर बहुत से लोग होते हैं जिनको 1 मंथ ही मिल पाता है ना? 1 मंथ ही मिल पाता है, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता क्योंकि वो ज़्यादा मतलब हवा में हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर उनकी बात अलग है। तो ये 1 मंथ वाला कि मतलब लास्ट में आप अभी एग्ज़ाम क्लियर करो और लास्ट में जाके आप 15-20 दिन है, 1 मंथ है, उसमें भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर लो 13 सितंबर वाला। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत ये होती है जब आपका बेस बढ़िया से क्लियर हो। जब आपका बेस क्लियर होगा तभी तो आप रिवीजन कर पाओगे। जैसे के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है, वो सीधा जाके क्या करते हैं, वन शॉट वीडियोस देखते हैं। अब आप कोई भी पॉलिटी का वीडियो देख लो, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या आपको 6 घंटे में या 3 घंटे में 4 घंटे में पॉलिटी पूरी समझ आ जाएगी? और ये यूपीएससी है ना? यूपीएससी में क्वेश्चंस आपको पता है किस लेवल के पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली यार ये चीज़ काम नहीं करने वाली है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होती है, यहाँ पर आपको लगता है कि एक मतलब 4-5 घंटे में कोई आपको कंप्लीट ज्योग्राफी समझा देगा, वो भी यूपीएससी के लेवल की? ऐसा तो कभी नहीं होता, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़नी पड़ेंगी एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आप कोई अच्छे कोर्स में इनरोल्ड हो और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा हो, तो ठीक है, चल सकता है ना? अदरवाइज यहाँ पर हम सेल्फ स्टडी प्लान की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ये तो करना पड़ेगा। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, इस बार हमने देखा कि ओटीए में गर्ल्स की जो है कट ऑफ, वो कितनी ज़्यादा गई थी, है ना? अब जब कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, पहले ही मेरिट आउट होने का काफ़ी ज़्यादा केस रहता था, अभी तो रिटर्न में ही मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको बेस अपना क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपकी ही ज़्यादा मतलब आपको ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि आपकी जो एसएसबी होती है काफ़ी लेट होती है ना?
और इधर बहुत लोग होंगे जो तैयारी में लग जाएंगे एसएसबी की और सारी चीज़ों में। और फिर नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम को काफ़ी हल्के में लेते हैं, और फिर अगर वो क्लियर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, आपको फिर 7, 8 या 10 महीने का वेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये चाहेंगे कि आप इस तरीके से तैयारी करो ना। पहले तो आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आप क्लियर करो, केवल क्लियर ना करो बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करो। सेकंड, आपका बेस जो है ना, वो भी बढ़िया से स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट वाले में कभी भी एग्ज़ाम में बैठो ना, तो आप 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में अच्छे से रिवाइज़ करके 5-10 मॉक लगा के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको। और यही चीज़ है जो मैंने हमेशा फ़ॉलो करी, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग के जो भी मतलब वो थे ना एग्ज़ाम्स, उनमें मैंने अपना बेस क्लियर करा। मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ी, और जो भी चीज़ें होती हैं ना वो अच्छे से अपना जो सिलेबस है कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कॉन्जिक्यूटिवली 7 टाइम्स एग्ज़ाम अपना क्लियर करा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेस क्लियर था, है ना? अगले वाले में उतना एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा, कभी लगाना नहीं पड़ा। मतलब ऐसा हुआ कि एसएसबी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं आपके सामने इसीलिए हूँ, आपको रीज़न पता है ना? बताने की ज़रूरत है नहीं। सो फिर बाद में क्या हुआ, एसएसबी के बाद हम आते हैं, 15 दिन का टाइम होता है, 20 दिन का टाइम होता है, 1 महीने का टाइम है, लेकिन वही है कि 4-5 मॉक किए, थोड़ा सा रिवाइज करा और जाए गए, और फिर से एग्ज़ाम क्लियर हुआ। बहुत से लोग होते हैं जो एक बार एग्ज़ाम क्लियर होता है लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाता है, ठीक है? और रीज़न मैं देखो वही बताऊंगा, क्योंकि बेस बहुत क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और बिल्कुल यार, मैं चाहूँगा कि 12 अप्रैल आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, और आपकी एसएसबी भी क्लियर हो, और आप एकेडमी जाओ सीधा। लेकिन रियलिटी जो है ना वो काफ़ी अलग होती है ना? वो उतनी मतलब ये होता है कि इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हम सोचते हैं, उतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती नहीं हैं, है ना? तो इसलिए हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और यही तो क्वालिटी है ना डिफेंस एस्पिरेंट्स की, कि आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। चलो, तो बात करते हैं अब जीएस की हम। तो जीएस में शुरू करने से पहले आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में, है ना? 120 क्वेश्चंस होते हैं, और 120 मिनट्स होते हैं। अब यही बनेंगे डिसाइसिव इन नेचर कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर क्लियर होगा तो कितने अच्छे मार्क्स से होगा, या फिर क्या होगा, है ना, रिजल्ट आपका ओवरऑल। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। पहली हो गई साइंस, सेकंड है आपकी ज्योग्राफी, नेक्स्ट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एक नई सब्जेक्ट अभी ऐड कर दी है इन लोगों ने, ठीक है? अब वहाँ से ऐसा हो गया है कि अब हर एग्जाम में वो 3 से 5 क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। तो मान के चलो कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपके पेपर में ऐड हो चुकी है, ठीक है? और जो आपका जो कन्वेंशनल पेपर था ना, जिस तरीके से आप समझते थे कि साइंस के तो 30 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी के 20 आते हैं, पॉलिटी के 20 आते हैं, इकोनॉमिक्स के 10 आते हैं, हिस्ट्री के आपके 20 आते हैं, वो चीज़ रही नहीं। यहाँ पर क्या है, इन्होंने थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल कर दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में। ज्योग्राफी के 10 ही पूछते हैं, पॉलिटी के 6 पूछ लिए, हाँ, इकोनॉमिक्स के 15 पूछ लिए। तो यहाँ पर यार एक और चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपके पास टाइम है अगर, तो कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाओ। क्योंकि सिलेबस माना कि देखो अनप्रडिक्टेबल है, वास्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये डुएबल नहीं है। डुएबल है, आराम से डुएबल है। अगर आप राइट सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है अच्छे से कवर होगा। और यही चीज़ मैंने देखो अपने लास्ट वीडियो में, एक वीडियो मैंने बुक लिस्ट वाला अपलोड कर रखा है, वो वीडियो देखना। वहाँ पर मैंने बता रखा है कि किस बुक को किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए, है ना? एनसीईआरटीज़ बताई हैं, और आपको ये भी बताए हैं आपका जो होता है ये पीवाईक्यूज, है ना, और स्टैंडर्ड बुक्स, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखी हैं। तो बढ़िया से करो। साइंस के चलो ठीक है, 30 क्वेश्चंस अभी भी, 25 to 30 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ज्योग्राफी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, 10 से 20 मान सकते हो, तो एवरेज मान लो कि 15 to 20 हो सकते हैं क्वेश्चंस आपके। पॉलिटी 6 से लेकर के 15 तक कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री में क्या हुआ है, हिस्ट्री में आपके दो पार्ट्स जो है ना, एक तो हो गया एंशियंट वाला, एक तो हो गया एंशियंट, दूसरा हो गया मॉडर्न। भाई इन दो पार्ट्स को आपको जरूर करना है। मिडाइवल में देखो कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हें सेलेक्टिवली आप कर सकते हो। जैसे के लिए आपका विजयनगर एम्पायर हो गया, मराठा साम्राज्य हो गया।
तो ये जो टॉपिक्स हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हो गया, तो इनको आप कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें हैं उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, ये भी मैंने बताया है लास्ट वाली वीडियो में कि क्या चीज़ें हैं। बुक लिस्ट देखो, जब मैं बुक लिस्ट बता रहा था तो मैंने आइडियल बुक लिस्ट बताई है, लेकिन उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स मतलब ऐसा है कि अगर आप एडिशनल नॉलेज चाहते हो या फिर आपको मतलब कतई यूपीएससी एम कर रहे हो तो आप जा सकते हो इस डायरेक्शन में। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने इस जर्नी में अच्छा कर लिया, उसके बाद मतलब गॉड नोज़ कि क्या हो आगे का प्लान, है ना? अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन बात ये है कि कुछ भी हो सकता है ना? तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़े, इसलिए मतलब आपको नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए। एंड इवन यार, आप एसएसबी देने जाते हो ना, एसएसबी देने जाते हो तो वहाँ पर नॉलेज वो जब होती है ना आपके पास, वो रिफ्लेक्ट करती है आपके कॉन्फिडेंस में, ठीक है? आपके कॉन्फिडेंस में एक्चुअली आपकी जो नॉलेज होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो बढ़िया नॉलेज तो डेफ़िनेटली होनी ही चाहिए, है ना? फिर आगे आगे आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री के आपके यार 20 क्वेश्चन तो मान लो, हिस्ट्री तो 20 क्वेश्चन, 20 से 22 मान लो, ये तो आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के आपके 15 क्वेश्चंस कर दिए हैं इन्होंने। करंट अफेयर आपके जो भी हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, है ना? आप ऐसा मान के चलते हो, और कंप्यूटर आपके 3 से 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इनके लिए डेफिनेटली आप कोई हल्का फुल्का सोर्स देख सकते हो, और बेसिक नॉलेज ही पूछते हैं तो ये भी हो जाएंगे। सोर्स, अब सोर्स की बात कर लें। सोर्स, और सोर्स में मैंने देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप डेफिनेटली बहुत से आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने लायक चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बेस भी स्ट्रांग हो, इसीलिए देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आया हूँ मैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में आपको 100 रूल्स बता दूं और आपको ऐसे बता दूं और उसी में आप खुश हो जाओ और आपको लगे कि सब हो गया चंगा सी, ठीक है? बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई वहाँ पर देखे ना देखे, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, है ना? ये जो नींव होती है ना, इसी पे हर एक चीज़ टिकी होती है। तो उसके लिए आपको जीएस में अगर हम बात करें तो जीएस में डेफिनेटली एनसीईआरटीज़ यू कैन नॉट इग्नोर देम। जैसे के लिए कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में आपकी हो गई थीम्स, ज्योग्राफी में आपकी हो गई 11th और 12th की, और स्पेसिफिकली फॉर साइंस, साइंस में 9th और 10th को क्या आप इग्नोर कर सकते हो? अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नोट से पढ़ रहे हैं या किसी के लेक्चर से पढ़ रहे हैं। भाई दो बुक्स हैं यहाँ पर, एक 9th की है और एक 10th की है, बहुत बल्कि नहीं है। आप 3-4 रीडिंग अगर कर लिया आपने ना, मतलब आपका सिलेबस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया, बहुत बढ़िया प्रिपेयर्ड हो गए हो आप, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा ये कुछ हैं बुक्स, ठीक है? इनको मिनिमम रखो, इन्हीं को पढ़ो, बार-बार पढ़ो, है ना? और कुछ समझ में ना आए, तो आप डेफ़िनेटली कोई लेक्चर देख सकते हो, है ना? इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेक्चर्स जो होते हैं ना आपके, लेक्चर्स वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, वो एडिशनल हेल्प होती है, वो आपकी प्राइमरी हेल्प नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, वो वाले लेक्चर्स जो आपको क्लेम करते हैं कि इस वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये वो, ठीक है? तो वो वाले जो लेक्चर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो देखो लेक्चर्स किसके लिए होते हैं? वो होते हैं जिन्होंने पहले से कर लिया है, उनको क्या करना है? रिवाइज़ करना है। लेकिन आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली सोचते हो कि आपको यहीं से प्रिपरेशन करनी है, तो वो देखो यार गलत चीज़ होती है। उससे आपको मतलब कोई भी बहुत अच्छी हेल्प नहीं मिलने वाली है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, आपने पहले पढ़ नहीं रखा है ना? तो और बाकी अगर आपने मतलब ये वाले लेक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि लिए आपने कोई कोर्स इनरोल कर रखा है, वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में सारे लेक्चर्स आ रखे हैं, तो डेफ़िनेटली यार वो तो बढ़िया होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर उन वाले लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ और उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ठीक है, मैंने खुद कई बार देखे हैं क्योंकि मैंने पहले कर रखा था, ठीक है, अपने प्रिपरेशन जर्नी में। तो ये होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर एडिशनल हेल्प, है ना? तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनसीईआरटीज़ की और अदर स्टैंडर्ड बुक्स। ये मैंने बुक लिस्ट वाले वीडियो में आपको बताया है। हाँ, ये भी बताया है कि कौन कौन सी बुक किसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी बुक है जो आप ठीक है उसको कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, और वहाँ पर मैंने कैटेगरी भी आपको बताई है कि किस टाइप के कैंडिडेट्स किस टाइप की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना? और साथ में पीवाईक्यूज़, पीवाईक्यूज़ तो भाई ज़रूरी हैं। यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो पीवाईक्यूज़ तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी भी आपसे कम रिपीटर थोड़ी है, यूपीएससी भी रिपीटर ही है, अपने ही क्वेश्चंस रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट करता है। तो
यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली ये बताया कि अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हो तो आप सीडीएस के पीवाईक्यूज तो करोगे ही करोगे, है ना। साथ में मैंने ये भी बताया कि यूपीएससी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे के लिए हो गया सीएपीएफ, सीएससी हो गया, ठीक है। अब लेवल उतना कम रहा नहीं है तो सीएससी के क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए। आपका हो गया जियो साइंटिस्ट, ठीक है। जियो साइंटिस्ट का जो साइंस वाला सेक्शन होता है ना, बहुत बढ़िया होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि आपको सीडीएस के पीवाईक्यूज, आप सीडीएस एस्पिरेंट हो, सीडीएस के पीवाईक्यूज एटलीस्ट आप 10 तो करोगे ही, है ना। ये आप 10 करोगे पीवाईक्यूज। क्या आपको सीएपीएफ सीएससी और इनके भी आपको 10 ही करने हैं? नहीं, इनके आपको 10 नहीं करने हैं, एटलीस्ट आप मिनिमम 2 से 3 उठा सकते हो, 2 से 3, है ना। आप 26 वाला एग्जाम देने जा रहे हो तो आप, अगर आपका जैसे के लिए उस टाइम कोई एग्जाम तो नहीं हुआ होगा 12 अप्रैल तक, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप 25 और 24 वाला कर सकते हो, 2025 वाला उठा लो और 2024 वाला उठा लो, है ना। सीएपीएफ हो गया, सीएससी हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, ये सारे उठाओ और बढ़िया से अपना अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सर्टेनली आते हैं। और लास्ट वाली वीडियो में जो बुक लिस्ट वाली थी ना, इसमें मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया है कि 2023 में जो क्वेश्चन आया था वही सेम 2025 में आ गया, है ना। और बहुत पीछे नहीं जाते। और ये आपका करंट अफेयर में भी होता है, ठीक है, और साइंस में भी होता है, सारी सब्जेक्ट्स में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये आपके सोर्सेस होने चाहिए। बाकी आपके जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, बाकी जो आपके, जैसे आपने कोई कोर्स इनरोल कर रखा है वहाँ पे बढ़िया से रिलाई करो। एक और चीज़ है, एक बार यार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने कोर्स इनरोल कर लिया। अब कोर्स इनरोल कर लिया उसके बाद भी वो इधर उधर भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया या फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो यार ये सब मत किया करो। कोर्स अगर आपने 3,000 4,000 6,000 10,000 जो भी है आपने खर्च किया है, तो एट लीस्ट उसको इसको टाइम दो, उसको टाइम दो, ठीक है। और उन वो जो भी आपको प्रॉपर क्लासेस करा रहे हैं उनको अटेंड करो, और जो भी आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो बढ़िया से फॉलो करो, ठीक है। और जो भी वो क्विज वगैरह लेके आए वो करो, मतलब एट लीस्ट आपने जो खर्चा किया है उस पे अच्छे से फॉलो तो करो, है ना। अगर और उसके बाद ये होता है, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, सारी क्लासेस करते हो, तो यार डेफिनेटली आपका एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होगा, ज़रूर से होगा, है ना। तो अगर आपने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है तो उसे सीरियसली फॉलो करो, फिर इधर-उधर ज़्यादा मत भागो। वो जो भी आपको बताएँ बढ़िया से उस चीज़ को फॉलो करो, है ना। चलो, तो सोर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने शेड्यूल की, कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। अब ये शेड्यूल मेरा उस टाइप का नहीं है कि इस मंथ तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस मंथ तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो देखो आपका डिपेंड करता है कि आपने ऑलरेडी कौन सी सब्जेक्ट उठा ली है, या आपकी कौन सी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या कौन सी आपकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना। तो इन सब चीज़ों पे मैटर करता है। या आपने जो भी कोर्स इनरोल कर रखा है वहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट वो पहले पढ़ा रहे हैं, कौन सी बाद में पढ़ाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक बताऊंगा एक सब्जेक्टिव तरीके से, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव तरीके से, कि मतलब क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। उसके अंदर जो आप सब्जेक्ट्स फॉलो करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप वीकली प्लान बनाया करो। हर संडे को बैठो आराम से शाम को और एक वीकली प्लान बनाओ। वीकली प्लान आपको बनाना है, उसमें भी क्या करना है, देखो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको क्या करना है। आपको 5 डेज अ वीक ही पढ़ाई करनी है। आपको 7 डेज अ वीक, मतलब 24/7 आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आपको 5 डेज अ वीक ही पढ़ाई करनी है। और उसमें फिर आपको सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को आपको करना है जो भी आपने इतने दिन में पढ़ लिया है ना, उसको रिकैपिचुलेट करो, उसको रिवाइज करो अच्छे से, और समझो कि आपने जो भी पढ़ा है इस दिन, आपको कोई भी आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। कोई भी आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है सैटरडे को, है ना। 5 डेज आपने अच्छे से तैयारी करी, पढ़ाई करी, सैटरडे को आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आपने मतलब मुझे उन्हीं चीज़ को रिवाइज करा। और फिर आपका आएगा मॉक। और अभी आप क्या करो, अभी आप जनवरी के एंड तक, आई वुड लाइक टू टेल, कि आप मॉक कर सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है। आप संडे को मॉक करो, है ना। और उसके बाद आप जो फुल मॉक है ना उन पे शिफ्ट हो जाना। फुल मॉक पे भी जल्दी ही शिफ्ट हो जाना, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करना, ठीक है। कई लोग क्या है, वो सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं फुल मॉक करूंगा। लेकिन वो भी यार काफ़ी इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि सिलेबस कई बार ख़त्म होता नहीं है लास्ट मोमेंट तक, और इस चक्कर में आप फुल मॉक भी नहीं करते हो एक भी, तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ नहीं पाता है। तो आप ही सोचो ना, आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है,
क्या आपको 100 मार्क्स लाने हैं? नहीं, आपको क्या लाने हैं? आपको लाने हैं 45, 50, ठीक है, और किसी को 60 लाने हैं, तो इस टाइप से आपको मार्क्स लाने हैं, है ना? जो भी आपका गोल हो सकता है, जो अगर आप मतलब ओटीए वाले हो तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पर आप एम करोगे 50-60। अगर आप मान लिया आईएनए, एएफए के लिए हो तो आप मैथ्स को टाइम दे रहे होगे, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी मैथ्स कैसी है, हाँ? मैथ्स अगर किसी की बहुत अच्छी है, एक 60-70 वाली, तो वो जीएस में थोड़ा-सा कम भी दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको 100 मार्क्स तो नहीं लाने हैं, है ना? तो बीच-बीच में चेक करते रहो खुद को कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? ये चीज़ आपको चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो 5 डेज़ मैंने बताया ना, यहाँ भी आपको 6 आवर्स अ डे ही स्टडी करनी है, ठीक है? मेरा ये मानना है कि भाई ये 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप कोई आईआईटी, नीट वगैरह में नहीं जा रहे हो। ऑब्वियसली आपको अगर आईआईटी और नीट वालों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ब्रेन आपका प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, अगर आप अटेंटिवली अगर 6 आवर्स ही पढ़ोगे ना, वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे कंपैरिज़न टू आपके जो 10 घंटे, 12 घंटे आप नींद में पढ़ते हो, है ना? तो आप डेफ़िनेटली आप एक्सरसाइज़ करो, रनिंग करो, खेलो-कूदो, ठीक है? और सारी चीज़ें करो, और दोस्तों से मिलो, घर पे टाइम दो, लेकिन ये जो 6 आवर्स आप पढ़ रहे हो ना बैठ के, इसमें भाई आपका ये होना चाहिए कि आपकी कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिफ़िकेशन आई और आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, आपने व्हाट्सएप पे चैटिंग करना शुरू कर दी। ये 6 आवर्स आपके कंप्लीटली डेडिकेटेड होने चाहिए, है ना? प्रॉपर्ली विद द फोकस अटेंटिवली, है ना? चलो, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ आवर्स की फॉर जीएस। अब जीएस को आप कितना टाइम दो, है ना? जीके को आप कितना टाइम दो? वैसे तो देखो यार, मैं बता दूं, मैं आर्ट्स वगैरह में बिलीव करता नहीं हूँ कि नंबर ऑफ आवर्स आपने कितना पढ़ाई करी, क्योंकि बात यह है कि आपको हमेशा चैप्टर और आपके जो टॉपिक होते हैं ना, उनको देख के पढ़ाई करनी चाहिए कि वो मेरे कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि 6 आवर्स आपके टोटल हैं, तो अगर आप बाकी टाइम मैथ्स को दे रहे हो, जीएस को दे रहे हो, इंग्लिश को दे रहे हो, तो आपको जीएस को कितना देना चाहिए? तो बस ये चीज़ कंपेयर करवाने के लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कैटेगरी हो सकती है। कुछ लोग एम कर रहे हैं आईएमए को, आईएनए को या फिर एएफए को। अब इन लोगों का गोल क्या होना चाहिए? इन लोगों का गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 2 आवर्स जीएस को देने चाहिए, ठीक है? उसमें भी आप साइंस पढ़ो और साथ में कोई एक और अदर सब्जेक्ट पढ़ो और थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह, ठीक है? तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि बात ये होती है, यहाँ पर आपको मिनिमम 2 टू 3 आवर्स आपको मतलब 2 आवर्स आई वुड से कि इंग्लिश को देने पड़ेंगे, है ना? इंग्लिश को, और 2 टू 3 आई वुड लाइक टू टेल कि 2 टू 3 आपके मैथ्स को देने पड़ेंगे। क्योंकि बात ये होती है, मैंने कई बार यार नोटिस किया है, क्या होता है कि कुछ लोग एम तो कर रहे हैं आईएमए का, आईएनए का या एफए का, और वो मैथ्स लगा नहीं रहे हैं। भाई मतलब क्या आपका गोल क्या है? हाँ, फिर लास्ट मोमेंट पे क्या कहते हैं पता है? लास्ट मोमेंट पे अपनी जो प्रायोरिटी है वो चेंज कर लेते हैं, कहते हैं नहीं मैं ओटीए जाऊंगा। और ऐसा कई बार होता है कि एग्जाम की तैयारी करके गए थे, इंग्लिश और जीएस का पेपर दिया और मैथ्स के टाइम पर घर भाग गए, उनको थोड़ा जल्दी हो रही तो होती है, ठीक है? तो यार ये नहीं करना है। अब मतलब यार, मतलब आप नेचर ऑफ कमीशन ही चेंज कर दे रहे हो, 2 घंटे और बैठ के और ना बैठ के, है ना? मतलब 2 घंटे और बैठ जाओ, जहाँ तक इतना झेला है थोड़ा सा और झेल लो। और ये एग्जाम हॉल में ही 2 घंटे क्या एक्स्ट्रा बैठने हैं? अभी भी बैठ जाओ, है ना? जब तैयारी के टाइम पर हो तब भी 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, क्या दिक्कत है? और यार मैं बता दूं आपको, मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जो कि आपको मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट देती है। क्या करते हैं हम? कई बार अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस में क्या होता है कि आप 2 घंटे में, अगर मान लिया मैं एग्जांपल लूँ कि आपने एक 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया, तो आप उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप मैथ्स में 2 से 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर सकते हो, है ना? उसके बाद अब बात करते हैं ओटीए। अब ओटीए में आपकी दो कैटेगरीज होती हैं, ओटीए मेन एंड ओटीए विमेन। अब ओटीए मेन, अब इनको देखो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो कट ऑफ गई है हमने देख लिया कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं मारने होते हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल कि क्या होता है कि बाद में मेरिट में दिक्कत ना आए, इसलिए 3 टू 4 आवर्स आपको जीएस को देने पड़ेंगे, ठीक है? 3 टू 4 आवर्स, जिससे होता ये है कि आप अगर ओटीए के लिए जा रहे हो और अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे होगे? आप साथ साथ में सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, है ना? अदर एग्जाम्स जो होते हैं, मतलब ये चीज़
होती है जनरली, है ना? तो इसलिए आपको जीएस अच्छी करनी चाहिए 3 to 4 आवर्स। एंड सो सेम गोज विद विमेन, इवन विद मोर एफर्ट्स। आपको मिनिमम 4 आवर्स तो जीएस को देने ही पड़ेंगे, है ना? क्योंकि आपने देखा कि कट ऑफ वगैरह किस लेवल की जा रही है। पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और अब तो पहले मेरिट में प्रॉब्लम आती थी, अभी तो रिटर्न में ही प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब ये डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि बढ़िया से अभी से बेस पे काम करना शुरू करो और सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था सारा स्ट्रेटजी आपकी इस वीडियो में, ठीक है, जो हमने डिस्कस करी। अब इसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, आप क्या एक्चुअल में आप क्या मतलब फॉलो कर रहे हो, है ना? क्या आपका एम है और किस तरीके से वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हो। सो जाते जाते मैं ये बताना चाहूँगा कि ये है अपना व्हाट्सअप नंबर, ठीक है? यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट होती है, कोई भी सजेशन है आपका, ठीक है, कोई भी आपकी डिमांड है, तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो। हाँ, और दूसरा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये आप ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश की अभी हमारी सीरीज चल रही है, उसकी सारी पीडीएफ्स और इन फ्यूचर जो भी कंटेंट आने वाला है, उन सब सारी चीज़ों की पीडीएफ्स और अनाउंसमेंट सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली हैं। और साथ में यहीं पर मैंने एक क्विज़ेस के लिए एक डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं एक्चुअल पीवाईक्यूज पोस्ट करता हूँ। आपको एक्चुअल पीवाईक्यूज मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि मतलब वैसे जनरली मतलब ऐसा होता है कि ऐसे नहीं मिलता है ना? क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में काफ़ी चीज़ें मिस करी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपको मिले। यहाँ पर क्या होता है कि चैप्टर वाइज हम जैसे आईवीसी हमने उठाया ना, तो आईवीसी के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, मान लिया हमने आईवीसी उठाया, तो आईवीसी के क्वेश्चंस हम सीएससी में अभी तक जितने भी पूछे हैं पिछले 8-10 साल में, सीएपीएफ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीडीएस हो गया, ठीक है, सीडीएस आपका हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, तो सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारे एक साथ मैं पोस्ट कर देता हूँ और वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि यूपीएससी खुद अपने आप में रिपीटर है। सो यहाँ पर I'd like to sign off and all the very best for your preparation journey। ऐसे ही चीज़ों को फॉलो करते रहिए, और डेफिनेटली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं इस चैनल पर, और कंटेंट भी मिलने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें एकदम डिटेल में होनी चाहिए, ये ऊपर ऊपर सुपरफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इंग्लिश की भी डेडिकेटेड कंप्लीट सीरीज चल रही है अभी। उसके 5-6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इन फ्यूचर डेफिनेटली होने ही वाले हैं। साथ में वोकैब की भी चल रही है, और साथ साथ में हम जीएस की भी प्रॉपर सीरीज वगैरह चलाएंगे, और बीच बीच में ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहूँगा आपको, है ना? ताकि आप इस प्रिपरेशन जर्नी में बने रहें विद डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन बेकार की बात होती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही यूज़ होती है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।